नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्वतों के बारे में, माउंटेन्स, विश्व के प्रमुख पर्वत, पर्वतों का वर्गीकरण, भारत के प्रमुख पर्वत, इन सभी बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनका वैश्विक वितरण भी देखेंगे, मैप पर भी देखेंगे, विश्व के मैप पर और भारत के मैप पर। विश्व के प्रमुख पर्वत, महाद्वीपवार प्रमुख पर्वतों की श्रृंखलाएं, विश्व के सबसे बड़े सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, इन सब के बारे में आज हम सभी बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, योद्धा क्लासेस में आपको ज्योग्राफी और साइंस के अति महत्वपूर्ण पहलू जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं पर यहाँ से आपको वीडियो दिया जा रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्वतों के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आपको हर नए वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये चैनल पूरी तरह से फ्री है और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ज्योग्राफी और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैनल से आप सभी को प्रेषित किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। तो आइए, अब आज हम बात करने वाले हैं पर्वतों के बारे में। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पर्वत, माउंटेन्स होते क्या हैं, उनको कैसे जो है उनकी व्याख्या की गई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पर्वत समीपवर्ती धरातल से सामान्यतया 1000 मीटर से ऊंचे भाग हैं, जिनका ढाल तीव्र व शिखर संकुचित होता है। ये जानने वाली बात है और यही चीज हम पर्वत और पठार के बारे में जब अंतर की बात करेंगे आगे चलकर, तो वो भी हमें यही चीज वहां पर देखने को मिलेगी। पर्वतों के जो शिखर होते हैं वो संकुचित होते हैं, इनका ढाल तीव्र होता है, जबकि पठारों के जो शिखर होते हैं वो फैले हुए होते हैं, मेज के आकार के होते हैं, उनका ढाल तीव्र नहीं होता है। पहाड़ी पर्वतों का जो लघु भाग है, जिनका क्षेत्रीय विस्तार कम हो व ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, उसी को पहाड़ी कहते हैं। अब कुछ और शब्दावलियां हैं पर्वत से जुड़ी हुई, आइए इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पर्वत कटक। पर्वत कटक किसे कहेंगे? संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है। संकीर्ण का मतलब पतली और ऊंची पहाड़ियों का क्रमबद्ध क्रम। अच्छा, इनके जो उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इनकी उत्पत्ति में चट्टानों के स्तरों के मुड़ने का सर्वाधिक योगदान होता है, ठीक है ना। और इनका एक ओर का ढाल तीव्र तथा दूसरी ओर का ढाल सामान्य होता है। अब कटक आपने सुना होगा, आपको बताया गया है कि मध्य अटलांटिक कटक, यहां पर जो आपके भूकंप की पेटी है या ज्वालामुखी की पेटी है वो इसी के सहारे है। तो ये हो गया कटक। अब दूसरा शब्द है इसमें पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे? एक ही काल में निर्मित पहाड़ों और पहाड़ियों का क्रम, जिसमें कई शिखर, कटक, घाटियां सम्मिलित हों, उसको हम पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। जैसे अपना हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। अगला इसमें जो शब्दावली है वो है पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला किसे कहेंगे? विभिन्न युगों में, अच्छा आपने देखा पर्वत श्रेणी एक ही काल में, अब पर्वत श्रृंखला विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं संकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार, पैरेलल विस्तार, ये क्या कहलाता है? पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है। अगला है पर्वत तंत्र, माउंटेन सिस्टम। पर्वत श्रृंखला के अगर कुछ उदाहरण देखें तो जैसे अपलेशियन पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला। पर्वत तंत्र किसे कहते हैं? पर्वत तंत्र आपका विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह है, लेकिन इसमें पर्वत श्रृंखला के विपरीत एक ही युग में निर्मित पर्वतों को शामिल किया जाता है, जैसे आपका अपलेशियन पर्वत। एक और इसमें शब्दावली है कार्डिलेरा। तो जब विभिन्न युगों में पर्वत श्रेणियां
या पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत हो तो उसी को कार्डिलेरा कहते हैं। अब आइए पर्वतों के वर्गीकरण को देखते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण दो आधार पर मुख्य रूप से किया गया है। एक तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और दूसरा पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर जो विभिन्न काल विभिन्न युगों में हुई है। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखें तो पर्वतों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन्स, संग्रहित पर्वत, एक्युमुलेशन माउंटेन और मिश्रित पर्वत या कॉम्प्लेक्स माउंटेन। वलित पर्वत को आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, अब इस आंतरिक शक्ति में मुख्य रूप से संपीड़न के कारण, तो उसे ही मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चट्टानों में जब संपीड़न हो रहा है तो बीच का जो मैग्मा है या बीच का जो धरातलीय स्थल है वो ऊपर उठ जाता है। इसी को क्या नाम दिया जाएगा? वलित पर्वत। वलित पर्वतों के अगर उदाहरण की बात करें तो आपका हिमालय, एंडीज, यूराल, आल्पस, राखी, ठीक है ना। अब इसी के लिए ट्रिक भी लोग बनाए हुए हैं। ही एंड यू आर रॉकिंग। ही मान हिमालय, एंड एंडीज, यूराल, यू आल्पस और राकी, ये प्रमुख वलित पर्वत हैं। अब ये जो है भूतकाल के नवीनतम पर्वत हैं। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है, ये आपको बताया गया। अब आइए दूसरे तरह के पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं। ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है। वलित पर्वतों का निर्माण संपीड़न की शक्तियों के द्वारा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा। अब खिंचाव के कारण क्या होगा? धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा? जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा या कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार दरारों के समीप जो भाग ऊंचा उठ जाएगा उसी को ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आइए इनके उदाहरण भी देखते हैं। ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण में आपका वासाच रेंज जो यूएसए में है, इसके अलावा आपका यूरोप महाद्वीप की जो राइन भ्रंश घाटी है उसके दोनों ओर वासजेत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत, इसी तरह से यूएसए में कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, ठीक है ना। तो ब्लॉक पर्वत आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। देखिए हम जब ये इस तरह से पढ़ेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा, हम उसके बारे में एक अपना व्यू बना सकते हैं कि पर्वत का जो ये वर्गीकरण किया गया है, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या संग्रहित पर्वत, मिश्रित पर्वत, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो इसलिए हम जो चीज पढ़ें उसको निश्चित रूप से पूरी गहराई के साथ पढ़ें, पर्याप्त उदाहरण और उसकी समझ विकसित करते हुए हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो ब्लॉक पर्वत की संरचना कैसे होती है, आइए इसको भी एक नजर में देख लेते हैं। इनकी संरचना में ये देखिए, जैसे एक उदाहरण आपका ब्लॉक पर्वत का दिया गया है, इसको भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। बीच का भाग क्या हुआ है? उठ गया है। जो दोनों किनारे के भाग थे वो नीचे धंस गए हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है? ब्लॉक पर्वत, या इसी को नाम दिया जाता है भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भ्रंश या दरार के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। आइए तीसरे तरीके के पर्वत की बात करते हैं जो है संग्रहित पर्वत। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होने रहने से निर्मित जो पर्वत इस तरह से बन जाए उसको संग्रहित पर्वत ही कहते हैं। अब ये वास्तव में ज्वालामुखी उद्गार से बने पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर उसी पर और मिट्टी, मलबा, लावा जमता चला गया तो पर्वत का स्वरूप धारण कर लिया, तो इसको संग्रहित पर्वत तो कहते ही कहते हैं, साथ में इनको ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। इनके उदाहरण की अगर बात करें तो यूएसए में आपका सस्ता, हुड और रेनियर,
ये 3 पर्वत हैं यूएसए में, मेयान पर्वत फिलीपींस में, फ्यूजियामा पर्वत जापान में है, कोटोपैक्सी आप जानते हैं इक्वाडोर में है, इसके अलावा वेसुवियस इटली में है, एकांकागुआ जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है, और किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में है। ठीक है ना। तो ये हो गया संग्रहित पर्वत, इनको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। गुंबदाकार पर्वत की अगर हम बात करें, जो पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार आ जाए, जैसे आपको बताया गया था लेपोलिथ। तो लेपोलिथ में क्या होता है कि मैग्मा धरातल के अंदर ही जमा रहता है। ठीक है ना। तो वही जब उभार पर्वत के स्वरूप में उसकी ऊंचाई बढ़ जाए तो उसी को कहते हैं गुंबदाकार पर्वत। अगर उदाहरण की बात करें तो यूएसए में ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत, ये सब किसके उदाहरण हैं? गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अगला जो पर्वत का नाम है अवशिष्ट पर्वत, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखेंगे मिश्रित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपर्दित होकर अपशिष्ट रूप में या अवशिष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, तो उसी को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन्स के उदाहरण की बात करें तो आपका अपने भारत में ही विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़ियाँ, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। हम सभी जानते हैं कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी मानी जाती है। ठीक है ना। अरावली के बारे में आप सब जानते हैं। आइए अब जटिल पर्वत की भी बात कर लेते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाएं तो उसी को जटिल या मिश्रित पर्वत कहते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो आपका सियरा नेवादा जो आपके कैलिफोर्निया यूएसए में है, व्हाइट पर्वत ये भी यूएसए में है, एनाकोंडा पर्वत ये भी यूएसए में है। तो ये रहा पर्वतों का वर्गीकरण। अब हम पर्वतों के वर्गीकरण की जो दूसरा स्वरूप है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि पहले जब हम पृथ्वी का भूगर्भीय अभिलेख की बात कर रहे थे तो वहां पर इसकी बात हुई थी, उस वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी। तो पहला चर्नियन पर्वत। अब ये चर्नियन पर्वत चर्नियन हलचल जो प्री कैम्ब्रियन युग में या उससे पूर्व हुई उसी समय में निर्मित पर्वतों को ही चर्नियन पर्वत कहा जाता है। जैसे आपका अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत की श्रेणी में इसको रखा गया है। स्कैंडिया पर्वत ये यूरोप में है, तो चर्नियन पर्वत हो गया। दूसरा इसमें है आपका कैलिडोनियन पर्वत। कैलिडोनियन पर्वत ये जो है पैलियोजोइक महाकल्प के सेल्यूरियन और डियोनियन शक में हलचल के कारण जो पर्वत बने उनको कैलिडोनियन पर्वत नाम दिया गया। इसका जो नामकरण है वो स्कॉटलैंड में एक पर्वत है कैनिडोनिया, तो उसी के नाम पर दिया गया। इसके उदाहरण की बात करें तो आपका भारत के विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन, ब्राजीलाइट्स ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा जो इस श्रेणी में आता है वो है हार्सिनियन पर्वत। हार्सिनियन हलचल हुई थी पैलियोजोइक महाकल्प के अंतिम शक पर्मियन शक में, इसको याद रखिएगा, पहले भी हमने वीडियोस में बताया है। तो इसका नामकरण जर्मनी के हार्स पर्वत के नाम पर हुआ है। इसके और उदाहरण देखें तो वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स का आंतरिक भाग ये हार्सिनियन पर्वत के कारण ही या इसी श्रेणी में आता है, हार्सिनियन पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है। इस श्रेणी का जो चौथे पर्वत का नामकरण है वो है अल्पाइन पर्वत। इसका नामकरण यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर ही किया गया है। ये जो अल्पाइन हलचल हुई थी ये क्रिस्टेशियस शक मीसोजोइक महाकल्प में हुई थी। इसके और उदाहरण आपके राकीस हैं, इंडीज हैं, आल्प्स हमने पहले ही बताया, पिरेनीज, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है ना। आइए अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं और इसको मैप पर भी देखते हैं कि इनकी अवस्थिति या स्थिति कहां पर है। तो सबसे लंबी अगर पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो उसमें पहला नाम आता है मिड ओशन रिज। नाम से ही क्लियर है कि ये समुद्र में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 65,000 किलोमीटर है।
दूसरा जो सबसे लंबा पर्वत है वो है एंडीज। एंडीज आप जानते हैं कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पर ये देखिए मैप पर। अब इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7200 किमी है, कहीं किसी किसी पुस्तक में 7000 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर जो लंबी पर्वत श्रृंखला में आता है वो है रॉकीज। रॉकीज कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पर मैप में भी देखते रहें। तो इसकी लंबाई रॉकीज की 4800 किलोमीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है, 3700 किलोमीटर। इसके बाद आता है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें आता है, तो इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। कुनलुन पर्वत, ये आपका इसकी लंबाई है 3000 किलोमीटर। मैप पर भी आप देखते रहें कि कहाँ पर इनकी स्थिति है। यूराल पर्वत जो यूरोप में है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एटलस पर्वत आप जानते हैं अफ्रीका का सबसे प्रमुख पर्वत है, इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। अपलेशियन पर्वत जो यूरोप महाद्वीप में है, इसकी लंबाई है 2414 किलोमीटर। इसके बाद नाम आता है अपना हिमालय पर्वत श्रेणी जो 2400 किलोमीटर में है, एशिया महाद्वीप का। इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। मैप पर आप देखते रहे यहाँ पर सबकी स्थिति। अब आइए बात करेंगे कि महाद्वीपवार जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, प्रत्येक महाद्वीप में ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि परीक्षा में ये भी आता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका की कौन सी है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं और मैप पर इनकी लोकेशन भी देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है ये एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, या इसकी स्थिति अगर देखें तो ये नेपाल में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट, ठीक, नेपाल में है। स्थिति आप मैप पर देखते रहें। अब इसके बाद दूसरा, अगर दक्षिण अमेरिका में बात करें तो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत पर स्थित एकांकागुआ पर्वत या एकांकागुआ श्रेणी, ये जो है 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो माउंट मैकिनले या मैकिनले, ये अमेरिका में अलास्का में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की। मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ महाद्वीप एक तरफ सबसे ऊंची चोटियां, तो ये बहुत आवश्यक है इसको जानना। अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो जो तंजानिया में है, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की बात करें तो आपका एल्ब्रूस पर्वत जो रूस में है, ये वहां की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। रूस आप जानते हैं इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, ज्यादातर हिस्सा एशिया में है लेकिन कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो विंसन मोसिफ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्यूसेस्को जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में है, वो सबसे ऊंची चोटी है, 2228 मीटर। आइए अब हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों को देखते हैं क्रमशः। इनका भी क्रम पूछा जाता है कि, और अवस्थिति भी पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है। तो एक एक को देखने का प्रयास करते हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर पहले ऊंचाई के क्रम में देखेंगे, फिर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी उनको सजाने का, देखने का प्रयास करेंगे। माउंट एवरेस्ट पहले ही मैंने बताया एशिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, 8848 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा, ये भारत में है, सिक्किम सीमा पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर। मकालू, ये नेपाल में स्थित चोटी है, 8481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी है, नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत भारत में स्थित चोटी है। और इसके बाद अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में स्थित है। नंदा देवी भारत में स्थित है। मैप में आप इसकी स्थिति देखते रहें। इसके बाद नामचा बारवा जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
एक इसमें रह गया था K2 या गाडविन ऑस्टिन, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। अगर भारत में बात की जाए तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आइए क्रम में देखते हैं, पूर्व से पश्चिम के क्रम में और पश्चिम से पूर्व के क्रम। ये परीक्षाओं में क्रम से सजाने के लिए आता है। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में अगर हम देखें तो आपका कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत, ये क्रम है पूर्व से पश्चिम। इसके भी पूर्व, कंचनजंगा के भी पूर्व अगर हम देखें तो आपका नामचा बारवा स्थित है। क्या स्थित है? नामचा बारवा स्थित है। तो फिर से ध्यान दें, पूर्व से पश्चिम क्रम में आपका नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये पूर्व से पश्चिम पर्वतों का क्रम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सजाने के लिए अक्सर परीक्षाओं में आता है। आइए भारत में स्थित कुछ और प्रमुख पहाड़ियों और चोटियों को देखते हैं। तो अरावली श्रेणी ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। आप जानते हैं गुरु शिखर इसके सबसे ऊंची चोटी है, जो 1700 मीटर से अधिक ऊंची है। इसके अलावा गिर पहाड़ियां गुजरात में है, स्थिति आप देखते रहे मैप में। इसके अलावा विंध्य श्रेणी आपका यहाँ पर है मध्य भारत में। फिर आपका सतपुड़ा श्रेणी, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। फिर आपकी जो अगली श्रेणी है, इसी में आप देखें, मैप मत देखते रहें, नीचे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनकी ये घाट हैं, ये पहाड़ियां हैं। अब पश्चिमी घाट में हम नीचे जब जाते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी यहाँ पर है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा, जो तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट में अगर हम देखें तो सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्र गिरी है, ठीक है ना, जो 1500 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसके अलावा कुछ और चोटियों की बात करें या पहाड़ियों की बात करें तो राजमहल पहाड़ियां हैं, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों क्रम से आप इसको जरूर समझे रहेंगे। गारो, खासी और जयंतिया आपके मेघालय में स्थित हैं। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, वहां पर रहने वाली जनजातियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है इन पहाड़ियों का, ठीक। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्या इसमें से कौन हिमालय का हिस्सा है या कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा कि गारो, खासी और जयंतिया ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये वास्तव में आपका जो दक्कन का पठार है, इसी में, इन्हीं से जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट से टकराई है तो उसी से दूर छिटक गई है, वही है। तो ये भारत की प्रमुख पहाड़ियों और पर्वतों का हमने एक ओवरव्यू देखा। इनका विस्तृत अध्ययन जब भारत के भूगोल उसके अंतर्गत पर्वतीय भाग का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम एक एक पर्वत को लेंगे, उसकी प्रमुख चोटी, उसका विस्तार, प्रदेशवार विस्तार, जिलावार विस्तार उसमें देखेंगे। आज हमने विश्व के प्रमुख पर्वतों के अंतर्गत कुछ प्रमुख चोटियों की बात की। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वतों का विस्तार, ये सारी चीजें हमने देखी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।